गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का जो हमारा ये क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे तो ये यूजी सेमेस्टर 1 के भी कोर्स में इंक्लूड किया गया है। आज जो चैप्टर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ वो यूजी सेमेस्टर 1 के कोर्स में भी है। यूजी सेमेस्टर 1 का जो के कोर्स का जो पेपर 1 है उसमें भी हम लोगों को देखना है। और ये पीजी सेमेस्टर 1 का FC1 पेपर 1 जो है इसके अंतर्गत भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में हमें जानना है। और वो है स्वतंत्रता, जिसको इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। तो ये लिबर्टी क्या है, आज के क्लास में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि जो स्वतंत्रता है उसका वो जो कंसेप्ट है वो क्या है, उसको समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे, उससे संबंधित कुछ डिफिनीशंस जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनके कुछ डिफिनीशंस को देखेंगे और इसके जो विभिन्न प्रकार बताए गए हैं उनकी चर्चा जो है हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो जो स्वतंत्रता जो है वो क्या है? स्वतंत्रता सुनने में बहुत ही एक कॉमन शब्द लगता है जो स्वतंत्रता है। और जो स्वतंत्रता है ये जो जीवन का जो है वो सबसे जो है महत्वपूर्ण या यूँ कहें कि पवित्र अधिकार है एक तरह से व्यक्तियों के लिए। यह जो है प्रत्येक देश में काल में उत्पीड़न और अत्याचार और दासता से मुक्ति के लिए जो है ये हमें प्रेरणा देती है। और इसकी प्राप्ति के लिए जो है स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रारंभ से ही जो मनुष्य है वो संघर्षरत रहता है, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो है वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहता। वो हमेशा निरंतर स्वतंत्रता की खोज में या उसकी प्राप्ति के संघर्ष में लगा रहता है। यह मानव का जो है एक स्वाभाविक विशेषता होती है, मनुष्य की एक स्वाभाविक विशेषता होती है। जो स्वतंत्रता है उसका एक स्वभाव ही होता है कि वह स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी के अधीन रहना नहीं चाहता है। लेकिन अगर हम इस आधुनिक युग की बात करें तो इस आधुनिक युग में जो स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग होता है वह किस प्रसंग में होता है, उसका क्या क्या अर्थ है? तो अगर हम देखें तो स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है वो जो है वो फ्रांसीसी क्रांति जो है होती है। जो फ्रांसीसी 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो है नारा दिया जाता है और वह नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। तो इस ही जो क्रांति थी तो आधुनिक युग में जो स्वतंत्रता जो है उसको इसी इसी क्रांति के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई, ये ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें स्वतंत्रता और समानता और जो भ्रातृत्व थी, इसकी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी का जो है वो नारा दिया गया था, नारा बुलंद किया गया था। और इसी से जो है हम लोगों ने भी अपने देश के जो राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे देश में हुए तो उसमें हमने भी जो है एक इसको नारा के रूप में कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा हमने भी बुलंद किया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो अमेरिकी क्रांति होती है उसमें भी जो है उस अमेरिकी जो स्वतंत्रता की घोषणा होती है 1776 में, तो उसमें भी जो है वो इसका जो है वो स्वतंत्रता के नारा को जो है वो बुलंद किया जाता है, उसको और सुदृढ़ किया जाता है। और उसके बाद हम देखें तो जो है वो मानव अधिकार जो है UDHR बनता है। मानव अधिकारों की घोषणा पत्र जो है UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें भी बृहद रूप में जो है 1948 में जो घोषणा की जाती है उसमें भी मनुष्य की स्वतंत्रताओं की जो है वो बात की गई है। और जो ये स्वतंत्रता की भावना ने जो है वो लोकतंत्र और समानता की जो भावना है उसको सुदृढ़ करने में ये काफ़ी जो है वो सहयोगी होता है। अब हम जानते हैं कि ये स्वतंत्रता आखिर है क्या, इसका अर्थ क्या है। जो हमने आधुनिक युग में देखा कि किस तरह से इसकी आधुनिक युग में उत्पत्ति हुई, ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं था, लेकिन हम लोग आधुनिक कंटेक्स्ट में इसको चर्चा कर रहे हैं कि वो इसका विकास जो है वो कैसे हुआ और इसका अर्थ क्या है। तो स्वतंत्रता जो है वो एक लिबर्टी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, लिबर्टी जो शब्द है का हिंदी रूपांतरण है और अंग्रेजी के इस शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है।
और जिसका अर्थ होता है बंधनों का ना होना। बंधनों का ना होना यानी कि जो व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर स्वतंत्रता का जो अर्थ होगा वो क्या होगा, बंधनों का अभाव यानी कि बंधनों का ना होना। तो इस अर्थ में यदि हम स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग करते हैं करें तो यह स्पष्ट होगा कि एक पूर्ण स्वतंत्र मनुष्य वह है जिस पर किसी भी तरह का कोई भी नियंत्रण जो है वो नहीं है और वो किसी भी नियंत्रण से बंधित जो है वो नहीं होता है और जो कोई भी नियम को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हो, इसका अर्थ होता है। तो अर्थात क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्वतंत्रता के इस संदर्भ में मनुष्य की जो इच्छा होती है और कार्य जो होता है उस पर किसी प्रकार का कोई भी जो बंधन होता है वो नहीं होता है। और इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ जो है ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, स्वेच्छाचारिता या तथा अराजकता होता है। ऐसी स्थिति में बंधनों का ना होना। और हॉब्स ने और रूसो ने आदि विद्वानों ने के अनुसार जो उनकी प्राकृतिक अवस्था थी, जिन्होंने अपने स्टेट ऑफ नेचर के अंतर्गत जो प्राकृतिक अवस्था की चर्चा की थी हॉब्स और रूसो ने, तो उन्होंने क्या बताया था कि मानव को ऐसी स्वतंत्रता उस समय प्राप्त थी जिसमें कोई भी बंधन नहीं था, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं था, कोई भी नियम कानून मानने के लिए लोग बाध्य नहीं थे। और ऐसी अवस्था से ही निजात पाने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लिया था। ऐसी ये बातें जो है हॉब्स और रूसो ने अपनी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके अंतर्गत जो प्राकृतिक दशा की चर्चा की है उसमें बताया है। उन पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था। हॉब्स ने क्या कहा है कि हॉब्स ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो बंधनों का अभाव है। हॉब्स ने कहा है लिबर्टी मीन्स दैट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, मतलब क्या है, बंधनों का अभाव है। स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव, ठीक है। उसी तरह से जो महान दार्शनिक जो रूसो हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो मनुष्य है जो स्वतंत्र जन्म लेता है या पैदा होता है लेकिन सभी जगह बंधनों में बंधा हुआ होता है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, ये रूसो ने कहा है। तो और व्यक्तिवादी जो विचारक थे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता को जो राजकीय बंधनों से अलग रखने की बात की गई है। व्यक्तिवादी जो विचारक हैं उन्होंने कहा है कि जो स्वतंत्रता को राजकीय बंधनों से मुक्त होना चाहिए और उन्होंने राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा है या स्वीकारा है कि राज्य जो है वो एक आवश्यक बुराई के रूप में उसको स्वीकारते हैं। तो राज्य को और कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के काम में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। और लेकिन स्वतंत्रता का जो है ये अर्थ जो है वो सही नहीं है, गलत है और भ्रामक है, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव या रुकावट नहीं है। बंधनों के पूर्ण अभाव की अवस्था में जो है स्वतंत्र जो अवस्था है को स्वतंत्रता ना कहकर क्या कहते हैं, स्वेच्छाचारिता कहते हैं, ठीक है। लाइसेंस जिसको कहा जाता है स्वेच्छाचारिता कहा जाता है और निरंकुश या असीमित स्वतंत्रता को ही स्वेच्छाचारिता कहा जाता है। और जब इस तरह की स्वेच्छाचारिता होगी तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो है वो मत्स्य न्याय की अवस्था हो जाएगी या जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट वाली जो बात है का बोलबाला हो जाता है। और स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का पूर्ण अभाव जो है वो नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने अधिकार का प्रयोग करते समय दूसरे के अधिकारों के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो जहाँ तक जो स्वतंत्रता के अर्थ का जो प्रश्न है तो वह है कि वह पूर्ण स्वतंत्रता अर्थात स्वेच्छाचारिता जो है वो कभी भी नहीं हो सकता है। इसके सही अर्थ को जानने के लिए बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी इसकी परिभाषाएं दी हैं, अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित किया है, जो अब हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो स्वतंत्रता की परिभाषाएं, तो इसमें जो विचारक है हार्बर्ट स्पेंसर एक विचारक हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य वह कार्य करने के लिए स्वतंत्र है जिसे वह करने की इच्छा रखता है।
यदि वह किसी दूसरे मनुष्य के समान स्वतंत्रता का हनन नहीं करता। मतलब कोई भी मनुष्य कोई मनुष्य जो है वह कोई भी काम करने के लिए अगर स्वतंत्र है या उसकी इच्छा रखता है, वह कि तब तक कि दूसरे का जो स्वतंत्रता है उसका जो है वो हनन ना करे। दूसरे जो विचारक हैं लास्की, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता उन सामाजिक दशाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो कि आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक होते हैं। और लास्की ने एक और इसकी परिभाषा दी है, उसमें उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखने की उत्सुकता है, स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखने की उत्सुकता है जिसमें लोगों को अपने सर्वोत्कृष्ट जो है स्वरूप के विकास का जो है वो अवसर मिलता है और उसके लिए आवश्यक होता है। ये दोनों बातें जो है वो लास्की ने कही है। इसके बाद हमारे एक अगले विचारक आते हैं ग्रीन। उन्होंने क्या कहा है? तो ग्रीन महोदय ने कहा है कि स्वतंत्रता जो है उन कार्यों को करने या बंधनों के उपयोग करने की शक्ति है जो कारणीय और उपभोग करने योग्य हैं। ठीक है। इसके बाद रेज़्मी म्योर आते हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि रैमजे म्योर ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तियों और समुदायों द्वारा अपने विचारों के अनुसार सोचने, प्रकट करने तथा उसके अनुसार कार्य का सुरक्षित उपभोग करने, उन्हें कानून की रक्षा के अंदर अपनी प्राकृतिक शक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो, कि दूसरे के जो है वो अधिकार हैं उनका हनन नहीं हो। उनको तभी तक वो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं जब तक कि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन जो है वो नहीं करते हैं। उसी तरह से एक और भी विचारक है मैकेंजी। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता जो है वो सब प्रकार के प्रतिबंधों के अभाव को नहीं कह सकते हैं, अपितु जो है अनुपयुक्त जो प्रतिबंधों के स्थान पर उपयुक्त जो प्रतिबंध हैं उसी का नाम जो है वो उसको स्थापित करना ही स्वतंत्रता है। मतलब जो भी अनुपयुक्त जो प्रतिबंध हैं उसके जगह पर उपयुक्त जो है प्रतिबंध जो है वो लगाए जाने चाहिए और उसी का नाम जो है वो स्वतंत्रता है। उसके बाद बोशाके एक विचारक हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों द्वारा दमन शक्ति का अभाव है। स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों द्वारा दमन शक्ति का अभाव है। उसी तरह हमारे एक और अगले विचारक आते हैं। उन्होंने क्या कहा? GDH कोल। इन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा बिना उसके व्यक्तित्व में बाह्य बाधाएं प्राप्त हुए अपने को अभिव्यक्त करने की इच्छा ही स्वतंत्रता है। अपने को अभिव्यक्त करने की इच्छा ही स्वतंत्रता कहा जाता है। ये बात जो है वो जो GDH कोल हैं इन्होंने बताई है। तो ये कुछ इसकी परिभाषाएं थी। इससे क्या समझ में आता है कि जो स्वतंत्रता जो है वो जो है एक तरह से पूरी तरह से तो बंधनों का अभाव नहीं हो सकता। एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा वातावरण है जिसमें मनुष्य जो है वो अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है और जो अनुपयुक्त जो प्रतिबंध हैं उस पर उपयुक्त प्रतिबंध होना चाहिए। क्योंकि अगर व्यक्ति को पूरी तरह से अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो वो स्वतंत्रता नहीं होगा बल्कि वह स्वेच्छाचारिता हो जाएगा और ऐसी अवस्था में जो है वह दूसरे के अधिकारों की, दूसरों की स्वतंत्रताओं का हनन करने लगेगा और इस तरह से जो है वो ये जो स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है, स्वतंत्रता का जो विचार है वो ठीक सही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है वो स्वतंत्रता एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसी सामाजिक दशा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो है अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम जो है वो विकास करता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस स्वतंत्रता जो है इसके प्रकार क्या हैं। इसके जो बहुत सारे प्रकार हैं उनकी हम चर्चा करेंगे कि इसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता के बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें जो इसका पहला जो प्रकार है वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या है? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि मनुष्य जो प्रकृति से ही जो स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्राप्त होती हैं,
मतलब ये है कि जो प्राकृतिक स्वतंत्रता का प्रयोग अनेक अर्थों में जैसे किया जाता है। साधारण भाषा में प्राकृतिक स्वतंत्रता का जो अर्थ है वो मनमानी करना होता है, अर्थात उसके द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का जो है नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ऐसी मनमानी जो है वो स्वतंत्रता समाज में जो है वो संभव नहीं होती है, हो सकती, क्योंकि ऐसा होने से अराजकता की का जो है साम्राज्य स्थापित हो जाएगा और सामाजिक व्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो दूसरे शब्द में हम कहें तो प्राकृतिक जो स्वतंत्रता का अर्थ जो है वो क्या है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले वाली प्राकृतिक जो अवस्था थी कि स्वतंत्रता से है, जिसका वर्णन हॉब्स, लॉक और रूसो ने अपने दर्शन में किया है। जो प्राकृतिक दशा की का वर्जन उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत किया है उसमें उन्होंने कहा है, और उन्होंने रूसो ने कहा है कि मनुष्य क्या है, वो स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वह सभी जगह बंधनों में बंधा हुआ होता है। मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन, उन्होंने कहा है। और उसके विचार में वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग तो मानव प्राकृतिक अवस्था में ही करता रहा है। बाद में समाज के अंतर्गत उसकी स्वतंत्रताएं जो है वो सीमित कर दी गई और उस पर अनेक तरह का जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन प्राकृतिक स्वतंत्रता की यह धारणा एक कोरी कल्पना है। आधुनिक जो विद्वान हैं उनके मतानुसार या वे जो हैं राज्य या समाज के निर्माण में पूर्ण स्वतंत्रता का कोई प्रश्न नहीं उठता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है वो अराजकता का द्योतक है। और जो हमने देखा कि उपर्युक्त जो तथ्यों के बावजूद भी प्राकृतिक स्वतंत्रता की धारणा जो है वो आधुनिक राज्यों के अधिकारों को निरंकुश होने से बचाया है और इस मान्यता को महत्व दिया है कि स्वतंत्रता जो है वो मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसके अंतर्गत जो बताया गया है वो उसमें है कि जो जनतांत्रिक जो आंदोलन पर प्राकृतिक स्वतंत्रता का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। और 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति में मनुष्यों के अधिकारों की घोषणा की गई और उसमें स्वतंत्रता और समानता और तथा बंधुत्व तथा प्राकृतिक जो अधिकार थे के आधार पर की गई है। तो ये है प्राकृतिक स्वतंत्रता। एक तरफ जो हॉब्स, लॉक, रूसो ने प्राकृतिक दशा की चर्चा की है, उस दशा में जो स्वतंत्रताएं प्राप्त की थी उसको हम प्राकृतिक दशा बोलते हैं। लेकिन आधुनिक युग में जो है इसको सही नहीं माना जा सकता कि प्राकृतिक दशा में, क्योंकि उस पर बंधनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो अराजक की स्थिति होगी और उसमें जो है वो राज्य का जो है वो सही ढंग से निर्माण नहीं हो सकता और जो राज्य जो है वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो है वो है कि नागरिक स्वतंत्रता। तो नागरिक स्वतंत्रता क्या है? तो नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो हमें समाज से प्राप्त होती है। गेटेल एक विचारक हैं, उन्होंने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए पैदा करता है या बनाता है और रक्षा करता है। ठीक है, गेटेल ने क्या कहा है? गेटेल ने कहा है कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए पैदा करता है और रक्षा करता है। ठीक है, और नागरिक स्वतंत्रता के दो पहलू होते हैं। इसका पहला पहलू यह है कि वह अपने जो संबंध में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार, व्यक्ति जो है अपने संबंध में निर्णय करने का पूर्ण अधिकार है तथा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की उसको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दूसरा जो है वो यह होता है कि राज्य से नागरिक स्वतंत्रता का जन्म होता है। मतलब जब स्टेट का कंसेप्ट आता है, जब स्टेट होता है तभी हम उस स्टेट के नागरिक होते हैं और तभी हमें कुछ स्वतंत्रताएं जो है राज्य के द्वारा प्राप्त होती हैं। और नागरिक स्वतंत्रता में अधिकार और विशेषाधिकार जो है वो शामिल होते हैं और जो राज्य के कानून के द्वारा होते हैं और जिनका संरक्षण भी किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून की समक्ष समानता और निजी संपत्ति की सुरक्षा, विचार और प्रकाशन की स्वतंत्रता तथा विवेक की स्वतंत्रता आदि जो है इसके अंतर्गत जो है उसको हम शामिल कर सकते हैं। मतलब नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो किसी भी समाज में
समाज में प्राप्त होता है वह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो है वो बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का जो है वो अधिकार व्यक्तियों को मिलता है। और इसमें जो इसके दो पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। और गेटेल ने क्या कहा कि नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों को देता है, उत्पन्न करता है, और उसकी रक्षा करता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं व्यक्ति के विकास के लिए। तीसरी जो है इम्पोर्टेंट जो इसका प्रकार है वो है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होता है? राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है उन अधिकारों से होता है जिनके द्वारा नागरिकों को शासन कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। और लास्की ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के अधिकार को ही राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। मतलब कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि उन अधिकारों से है जिनके द्वारा नागरिकों को शासन जो कार्य है उसमें भाग लेने का अवसर मिलता है। और लिकॉक ने क्या कहा है? लिकॉक ने राजनीतिक स्वतंत्रता को वैधानिक स्वतंत्रता का भी नाम दिया है और कहकर पुकारते हैं उसे वैधानिक स्वतंत्रता भी। और राजनीतिक स्वतंत्रता केवल जनतांत्रिक जो है प्रणाली में ही संभव है। इसलिए गिलक्राइस्ट ने क्या कहा है? गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक स्वतंत्रता को जनतंत्र का ही एक दूसरा नाम माना है। और इसमें व्यक्ति को सारे पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं और वह अपने उन अधिकारों का जो है वो प्रयोग कर सकता है। तीसरा अगला जो इम्पोर्टेंट इसका प्रकार है वो है आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? तो आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता प्रजातंत्र का एक जो है वो प्रमुख जो है स्तंभ है। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में जो है राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो निरर्थक है। मतलब भूखी, नंगी और बेकार जनता के लिए जो स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता। मतलब सीधा सा है कि जो व्यक्ति को पहले आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अगर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो उसके लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना मनुष्य अपना जो है वो विकास नहीं कर सकता। यह उसके जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इस स्वतंत्रता का अर्थ इस प्रकार की व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से दूसरे व्यक्तियों के अधीन न रहे और समाज के सभी व्यक्तियों को अपना आर्थिक विकास करने का जो है वो समान अवसर प्राप्त हो सके। संक्षेप में अगर कहें तो आर्थिक स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ जो है वो आर्थिक विकास अर्थात व्यक्ति को आने वाले कल की चिंता और दैनिक भोजन की चिंता ना हो, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद जो आता है आर्थिक जो स्वतंत्रता है, इसमें जो एक और जो महत्वपूर्ण जो बात है, जो व्यक्तिवादी विचारकों के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति के आधार पर अनियंत्रित रूप से अधिक कार्य को करने की स्वतंत्रता हो और उसमें राज्य की ओर से किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो। क्योंकि जो व्यक्तिवादी विचारक है वो क्या बोलते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई है, मतलब राज्य का होना तो जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन यह एक बुराई, मतलब इसको मिनिमम जो है हस्तक्षेप करना है व्यक्ति के विकास के लिए। और आर्थिक स्वतंत्रता का जो वास्तविक अर्थ क्या होता है कि आर्थिक सुरक्षा है। तो आर्थिक सुरक्षा का अभिप्राय क्या है? अभी आर्थिक सुरक्षा से अभिप्राय है कि मनुष्य को अपने दैनिक जो उसका जीवन है उसमें जो जैसे कि भोजन कमाने हेतु जो पूर्ण रूप से जो है वो सुरक्षा का सुअवसर प्राप्त होने चाहिए और उसे अपने आने वाले कल की चिंता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और जो समाज में जो है वो आर्थिक जो वर्ग विभेद है तथा शोषण का जो है वो अंत होना चाहिए। और आर्थिक स्वतंत्रता को व्यवहारिक रूप देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में लोकतंत्र आवश्यक है, अर्थात मजदूरों को आर्थिक अधिकार मिले जैसे कि काम के निश्चित घंटे उसमें तय होने चाहिए, जीवन निर्वहन के लिए उचित जो मजदूरी है, असमर्थता के समय में सहायता है और उद्योग के प्रबंध में भाग लेने की जो है वो स्वतंत्रता जो है वो होनी चाहिए। तो ये सब बातें जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती हैं।
इसके बाद जो आता है स्वतंत्रता, वो नैतिक स्वतंत्रता, मोरल लिबर्टी। इसके अंतर्गत क्या आता है? तो ये जो है अपने ही समान अन्य जीवों को मानना, मतलब खुद के जैसा, जैसे हम अपने लिए सोचते हैं वैसा किसी और के लिए भी मानना, मतलब नैतिकता। अर्थात आत्मवत या सर्वभूतेषु के जो सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो एक सिद्धांत जो दिया गया है को स्वीकार करना, मतलब सब जीवों में मौलिक एकता जो है उसको मानना। सब जीव में एक ही है, सभी लोग एक हैं, इस मौलिकता को पहचानना, जानना, और सर्व जीवों में आत्मा का दर्शन करना और मानवता का कल्याण करना, प्राणियों की सेवा करना आदि नैतिक जो है वो नैतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। और क्या है कि यह स्वतंत्रता, यह सभी स्वतंत्रताओं का जो है वो मूल है। जितनी भी स्वतंत्रताओं के बारे में हमने पढ़ा उसका ये मूल है। सारी स्वतंत्रताओं के संयोग से व्यक्ति जो है सच्चे अर्थ में तब तक स्वतंत्र नहीं होता जब तक कि उसमें नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। जब तक उसे नैतिक स्वतंत्रता नहीं मिलती तब तक वह जो है वो बाकी की स्वतंत्रताएं बेकार हैं। आशीर्वादम ने क्या कहा? आशीर्वादम ने कहा है कि नैतिक स्वतंत्रता जो है के संबंध में लिखा है उन्होंने कि यदि मैं अपनी सार्वभौम अहर्ता को समझता हूँ तो उसे सब में देख पाता हूँ। यदि मैं स्वार्थहीन विवेक से मुझे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है और यदि प्रत्येक व्यक्तित्व का सम्मान मेरे हृदय में है तो मेरी नैतिकता स्वतंत्रता निश्चित ही परिपूर्ण होगी। मतलब कि जैसी चीज़ें हम अपने लिए खुद के लिए सोचते हैं वैसी ही हम दूसरों के लिए भी सोचें। अपने अंदर जो नैतिकता है, मॉरलिटी है, उसको हम जगाएं, तभी जो है वो हम जो सभी लोगों की जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा कर सकते हैं। साथ में हम अपनी खुद की भी जो हमारी स्वतंत्रता है उसकी भी जो है हम रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद जो स्वतंत्रता आती है वो आती है धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने इच्छा के अनुसार जो है वो धर्म को स्वीकार करने, उसको पालन करने, पूजा पाठ, उपासना, ये सभी करने का इत्यादि की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्योंकि धर्म व्यक्तिगत विषयों की धारणा है, धर्म जो है वो व्यक्तिगत विषयों की धारणा है, इसलिए राज्य को इसमें जो है वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और राज्य को किसी भी विशेष धर्म के प्रति जो है वो पक्षपात या अन्याय भी नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि धार्मिक आचरण सामाजिक तथा नैतिकता के विरुद्ध हो, अगर हमारा धार्मिक आचरण जो सामाजिक और नैतिकता के विरुद्ध हो तो राज्य को उससे नियंत्रित भी करना चाहिए। ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए। और जो है इसमें क्या और कही जाती है कि धर्म जो है वो मनुष्य के जीवन में जो है धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है उसके विकास के लिए। क्योंकि धर्म जो है मानव के को पवित्र एवं संयमित जो है वो जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा देता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का रहना आवश्यक है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के बिना हम जो है अपना विकास ठीक ढंग से नहीं कर सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने विश्वास के अनुसार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों में राज्य का जो हस्तक्षेप है वो नहीं किया जाना चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो है वो है कि कोई भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? स्वराज्य से है, यानी कि यह विदेशी आधिपत्य से मुक्त होना चाहिए, मतलब राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की जो मांग है वो स्टार्टिंग में जो है वो फ्रांसीसी राज्य क्रांति की उपज है। ठीक है, कि जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो है वो होना चाहिए, कोई भी राज्य जो है वो किसी के अधीन जो है वो नहीं हो सकता है या नहीं रह सकता है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो बातें हैं वो जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उस क्रांति की जो है वो मांग थी और बताई गई। तो इस तरह हमने देखा बहुत जो हमने स्वतंत्रता से संबंधित जो बहुत सारे विचार थे उसके अर्थ को समझा, उसकी परिभाषाओं को देखा, उसके बहुत सारे जो प्रकार थे जिसमें हमने प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक, धार्मिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की चर्चा की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो ये हमें स्वतंत्रताएं मिलती हैं
तो इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, कि सेफ गार्ड्स क्या हैं लिबर्टी के, कि उनको सुरक्षित कैसे दिया जाए, उनको संरक्षण कैसे दिया जाए। तो जो संरक्षण के लिए जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण जो बात बताई गई है वह यह है कि जो जो स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए नागरिकों में सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो बात है कि नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा, कि हम अपनी स्वतंत्रताओं के प्रति जागरूक हों, कि हमें कौन सी स्वतंत्रताएं मिली हैं, उनका लिमिटेशन क्या है, उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका संरक्षण तभी हो सकता है कि जब हम पहले उसको जानें, जागरूक हों उसके लिए कि ये क्या है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए नागरिकों में वैध प्रभु तथा राजनीतिक प्रभु में सहयोग होना चाहिए। जो एक्चुअल जो है वो वैध प्रभु जिसको बोलते हैं वो, या लोकमत जो प्रभु है, और राजनीतिक जो सर्वोच्चता रखे हुए है, इसमें जो है डिफरेंसेस क्या है ये भी जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी जो स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित जो है बातें हैं वो है कि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए नागरिक अधिकारों की समुचित व्यवस्था करनी होनी चाहिए। जो नागरिक अधिकार हैं जो राज्य के द्वारा दिए जाते हैं नागरिकों को, तो उनकी बहुत जो समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और जो चौथा जो है वो है कि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था होनी चाहिए। और हम देखिए हमारे यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में बताया गया है, संवैधानिक उपचारों के बारे में। जो संवैधानिक उपचार जो है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 32 जो है, जो हमारा छठा मौलिक जो अधिकार है, उसमें संवैधानिक उपचारों की बात की गई है और कहा गया है कि ये जो है वो हमारी स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, एक तरह से हमारी स्वतंत्रताओं के लिए सेफ गार्ड का काम करता है। इसके बाद जो है स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए जो है वो निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जो है वो न्यायपालिका का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो हमें न्याय नहीं मिलेगा, और हमारी जो जो स्वतंत्रताएं जो हमें मिली हैं उस वो हम उसका उपयोग जो है उपभोग जो है वो सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, और स्वतंत्र न्यायपालिका के अभाव में। और जो अगली जो इसका सेफगार्ड है या जो संरक्षण है कैसे किया जा सकता है, तो स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए जो है वो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में ही जो है स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जा सकता है। और जो अगली जो इसका संरक्षण जो है कैसे किया जाएगा, तो जो स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए नैतिक एवं निष्पक्ष कानून होने चाहिए। नैतिक भी होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसमें कोई अंतर हो, अलग अलग कम्युनिटी के लिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। कानून की समानता होनी चाहिए, विधि की समानता होनी चाहिए। इसके बाद है कि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए जो है विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए। जो स्पेशल जो कुछ राइट्स दिए जाते हैं तो उनका भी जो है वो भी एक स्वतंत्रता में बाधक है, तो उसको जो विशेषाधिकार हैं उसका जो है वो अंत होना चाहिए। इससे क्या होता है, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का भी हनन हो सकता है। तो इसलिए व्यक्ति का जो विशेषाधिकार है, स्पेशल राइट्स है, उसको भी जो है उसमें उसको ये एक सेफ गार्ड में इसके बाधक हो सकता है, या उसकी रक्षा करने में बाधक हो सकता है। इसके बाद स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए क्या चाहिए? स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए शासन का जो है वो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि जब सत्ता एक जगह होगी, केंद्रित होगी, तब वह निरंकुश हो सकती है। तो ऐसी अवस्था में जो है वो कल्याण की काम नहीं होगी, व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं की रक्षा नहीं संभव हो सकती है। इसलिए शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, उनका शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्वतंत्रताओं की रक्षा की जा सके। स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए जो आर्थिक असमानता है इसको भी दूर करना चाहिए। मतलब आर्थिक जो स्थिति है इसमें सभी लोगों में एक समानता लाने की आवश्यकता है, ताकि जो हम अपने स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है उसको हम अच्छी तरह से इंजॉय कर सकें। इसके बाद है कि स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए निष्पक्ष राज्य का होना ज़रूरी है। राज्य जो है वो निष्पक्ष हो, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से वह जो है
कोई निर्णय करे, कोई पक्षपात किसी वर्ग के लिए ना करे, तो उसके लिए उसका निष्पक्ष होना बहुत ही आवश्यक है। और जो स्वतंत्रता के जो संरक्षण के लिए शासन जो है उसका संगठन जो होना चाहिए, संगठन मतलब शासन जो है वो संगठित होना चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रांग मजबूत होना चाहिए। और इसके अलावा जो इसके संरक्षण के लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि नागरिकों में स्वतंत्रता, प्रेम और त्याग की भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता हमारे लिए है। अगर हम सिर्फ अपनी स्वतंत्रताओं के बारे में सोचेंगे और हम दूसरे की स्वतंत्रताओं का हनन करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है वो हमारे स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए व्यक्तियों में या नागरिकों में जो है वो स्वतंत्रता, प्रेम और त्याग, मतलब अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम त्याग भी कर सकते हैं और त्याग करके दूसरे की जो है स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह से इस तरह की सोच को एक डेवलप करने की आवश्यकता है। तभी जो है हम जो भी स्वतंत्रताएं हमें मिलती हैं या दी गई हैं उसका हम संरक्षण जो है वो ठीक ढंग से कर सकते हैं, उसका उपयोग जो है हम सही ढंग से कर सकते हैं। तो ये थी कुछ स्वतंत्रता से संबंधित बातें, इम्पोर्टेंट बातें हमने देखा। स्वतंत्रता की डिफिनीशंस के बारे में किसी ने इसे बंधनों का अभाव कहा और किसी ने बहुत सारे विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं जो है वो अलग अलग दी है। और जो फाइनली जो हमने जो सोचा, जो निष्कर्ष निकाला या जो कंक्लूड किया, उसमें क्या है कि स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत ही एक आवश्यक है। और इसी में व्यक्ति का जो जीवन है, जीवन सर्वश्रेष्ठ और जो है वो इसको बहुत ही प्योर जो है वो एक तरह का अपवित्र जो है वो अधिकार है व्यक्तियों के लिए। और इसका इतिहास जो है, जैसा कि बताया कि इतिहास में मैग्ना कार्टा से शुरुआत होती है इसकी, 1215 मैग्ना कार्टा से प्रारंभ होती है और फ्रांसीसी क्रांति से होती हुई 1789, और उसके बाद फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 और होती हुई फिर मानव UDHR 1948, और इस तरह से होती हुई जो आज के आधुनिक युग में जो है ये जो कंसेप्ट है लिबर्टी, इसका जो है वो विकास हुआ है। और ये जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है व्यक्ति के विकास के लिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट राइट है। हमने विभिन्न तरह के स्वतंत्रताओं की चर्चा की, हमने इसके अलग अलग स्वरूप के बारे में जाना कि इससे क्या हो सकता है, क्यों ये आवश्यक है व्यक्ति के लिए। और जो लास्की ने कहा कि आधुनिक सभ्यता में मनुष्यों को व्यक्तित्व की जो स्वतंत्रता की गारंटी जो है के लिए जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं उसी का नाम जो है वो स्वतंत्रता है। जो परिस्थितियां उन्हें मिलती हैं जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्कृष्ट विकास करता है। तो इस तरह से हम देखें तो राजनीति विज्ञान में, राजनीति शास्त्र में जो है इसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है। और यह चूँकि हमारे व्यक्ति के जीवन से संबंधित है और ये उसके विकास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई थिंक आपको समझ में आया हो। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट दे सकते हैं। हम इसके अपने दूसरे क्लास में जो इसके दो पहलू हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता, इसकी चर्चा हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।